हाय गाइस, वेलकम टू चैप्टर 5 ऑफ ओबेसिटी कोड। जो हम लोगों ने पिछले 3-4 चैप्टर्स में सीखा उसके आगे का। हमने पिछले 3-4 चैप्टर्स में ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली हैं, समझ ली हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़, काफ़ी सारी रिसर्चेज़ के बेसिस पे कि कैलोरिक फंडा बिल्कुल खास काम नहीं करता। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी समझ में आया कि क्यों कैलोरीज काम नहीं करती। एंड हमने ऐसी कई सारी रिसर्चेज़ भी देखी और कई सारी ऐसी रिसर्चेज़ के बारे में भी हमें पता लगा जो बहुत ही एक्सट्रीम थी, जो कि आम आदमी नहीं कर सकता, फिर भी उन लोगों ने वो करी हैं। थैंकफुली हम लोगों के पास ऐसे रिसर्चेस का डेटा है। एंड एक चीज़ और हम लोगों ने लास्ट अपने सेशन में कवर करी कि कैलोरिक थ्योरी के जो 5 मिसकंसेप्शन हैं वो क्या हैं, 5 फॉल्स अजम्पशंस क्या थे, किन बेसिस पे वो कैलोरिक थ्योरी बनी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, क्या एक्सरसाइज काम की है या नहीं है, एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है, क्यों करनी चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, एक्सरसाइज मिथ। डॉक्टर पीटर एटिया, the co-founder of Nutrition Science Initiative NUSI, an organization dedicated to improving the quality of science in nutrition and obesity research। बेसिकली ये कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर एटिया, जो कि न्यूट्रिशन साइंस इनिशिएटिव के ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च में को फाउंडर हैं। A few years ago he was an elite long distance swimmer। वो स्विमर थे बहुत अच्छे। One of only a dozen or so people to have swum from Los Angeles to Catalina Island। बेसिकली दुनिया के कुछ दर्जन, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसा काम नहीं किया है। बेसिकली दुनिया के कुछ उन दर्जन लोगों में से एक हैं वो, जिन्होंने लॉस एंजलिस से कैटलिना आइलैंड तक स्विमिंग करके वो डिस्टेंस कवर किया। इतना लंबा डिस्टेंस कोई यूजुअली कवर नहीं करता है। अब फिजिशियन हिमसेल्फ, खुद डॉक्टर भी हैं। ही फॉलोड द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट। उन्होंने गाइडलाइंस के हिसाब से ही खाना खाया एंड रेगुलरली ट्रेनिंग भी करी। हर रोज़ 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। इनफैक्ट अपने एस्टिमेशन के हिसाब से ये लगभग ही वॉज 18 kgs ओवरवेट। सारी डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भी ये 18 kg ओवरवेट क्यों थे? और इनका BMI भी 29 था, साथ ही साथ बॉडी फैट परसेंटेज 25 था। बट इजंट एक्सरसाइजिंग द की टू वेट लॉस? पर हमें ये तो लगता है, पर हम लोगों को तो लगता है कि एक्सरसाइज से तो वजन कम होना चाहिए, फिर भी 18 kg का वजन फालतू क्यों आ रहा है? इस बारे में अब क्या बात करेंगे। कैलोरिक इम्बैलेंस, इंक्रीज्ड कैलोरिक इनटेक कंबाइंड विद डिक्रीज कैलोरिक एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड द रेसिपी फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी की रेसिपी को ये बताया जाता था कि आप ज़्यादा बर्न नहीं कर रहे हो और ज़्यादा खा रहे हो, बेसिकली कम बर्न कर रहे हो और ज़्यादा खा रहे हो तो आप मोटे होगे। पर ये इंसान तो 4 घंटे एक्सरसाइज करता है डेली। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन दी गई थी उसी के हिसाब से खाना भी खा रहे हैं, ये क्यों मोटे हो रहे हैं? अप टिल नाउ वी हैव अज्यूम्ड दैट एक्सरसाइज, अब तक हम लोगों को ये भी लगता था कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, इसीलिए एक्सरसाइज इंक्रीज करने से हम लोग एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। अब पार्ट आता है कि एक्सरसाइज की लिमिटेशन क्या होती है, कहाँ एक्सरसाइज भी काम नहीं करेगी, हार्श रियलिटी क्या है, मतलब कड़वा सच क्या है। एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट्स नो डाउट बहुत हैं। अर्ली ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने बोला था, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन भी माने जाते हैं। इन्होंने बोला अगर हम हर इंडिविजुअल को अपना सही नरिशमेंट और सही एक्सरसाइज दे दें तो नॉट टू लिटिल एंड नॉट टू मच, ना ही ज़्यादा एक्सरसाइज ना ही कम एक्सरसाइज, बस उतना जितना हम लोगों को ज़रूरत है, तो एक इंसान बहुत ही सेफ वे में हेल्थ अप्रोच करेगा। मतलब दैट वुड बी द सेफेस्ट वे टू हेल्थ। 1950s में बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ गया था हार्ट डिजीज़ के ऊपर, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के ऊपर भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया। 1955 में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक काउंसिल बनाई जो कि यूथ फिटनेस के ऊपर थी, कि यंगस्टर्स को एक्सरसाइज की तरफ कैसे मोड़ा जाए, कैसे उन लोगों का ध्यान वहाँ ले जाया जाए। साथ ही साथ 1966 में US पब्लिक हेल्थ सर्विस ने लोगों को ये बताना भी स्टार्ट कर दिया कि फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा तरीका है वज़न कम करने का। एरोबिक स्टूडियोज़ खुलने लग गए थे। मतलब बेसिकली बारिश के बाद जैसे मशरूम उगने लगता है, वैसे एरोबिक स्टूडियोज़ पूरी दुनिया में खुल गए थे एकदम से, स्पेशली US में बहुत ज़्यादा। जिम फिक्स ने एक बुक लिखी है, द कंप्लीट बुक ऑफ रनिंग। मतलब एक इंसान जिसने रनिंग के ऊपर पूरी बुक लिखी है। बेसिकली वो 1977 की बेस्ट सेलर भी रही है वो बुक। एक्चुअली में वो इंसान खुद 52 की एज में हार्ट अटैक से मर गए थे। एंड दैट वॉज ओनली अ माइनर सेटबैक टू द कॉज। मतलब जो एक रीज़न बोला जाता है कि एक्सरसाइज करो, भागो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, वर्कआउट करो, इससे आप हेल्दी रहोगे, ये उस पूरी इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का था। डॉक्टर केनेथ कूपर की एक बुक आई थी, द न्यू एरोबिक्स वॉज रिक्वायर्ड
रीडिंग इन द 1980s, बेसिकली वो 1980s में स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी कि एरोबिक्स करो, एरोबिक्स करो। द न्यू एरोबिक्स बुक है केनेथ कूपर की, आप लोग गूगल कर सकते हैं। मोर एंड मोर पीपल बिगैन इनकॉपरेटिंग फिजिकल एक्टिविटी इनटू देयर लाइजर टाइम। फ्री टाइम में लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छी बात, सब करो, बिल्कुल करो, पर उसका फ़ायदा कितना है? इट सीम्ड रीजनेबल। लोगों को ये भी लगा कि ओबेसिटी का जो रेट है वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव, सरकारों ने बहुत पैसा खर्च किया एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए, वजन कम करने के लिए, एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत पैसा खर्च कर दिया। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन बोलते हैं जिसे हम, यूके ने 1997 से 2008 तक का जो डेटा मिला है यूके का, उसमें लोगों ने एक्सरसाइज 32 से 39% इंक्रीज हुई मेल्स में, और फीमेल्स में 21 से 29% इंक्रीज हो गई। बट एक प्रॉब्लम थी, इन सारी एक्टिविटीज़, इन सारे डेटा का, ये जो एक्सरसाइज का जो नंबर बढ़ रहा था परसेंटेज लोगों में, लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, इसका ओबेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओबेसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती चली गई। ये हम लोगों के पास, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा डेटा कह रहा है। ये है ओबेसिटी का ग्राफ जो यहाँ से बढ़ता जा रहा है लगातार। और ये सिर्फ यूके या यूएस का नहीं था, इंग्लैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन हर कंट्री में ये बढ़ा है। ये जो फिनोमिना है ना ओबेसिटी का, ये जो चक्कर चल रहा है, ये पूरा ग्लोबल है, पूरी दुनिया मोटी हुई है। रिसेंट 8 कंट्री सर्वे रिवील्ड दैट, बेसिकली एक नया सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया, जिस सर्वे से हमें ये पता लगा कि अमेरिकन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। साल में 135 डेज एक्सरसाइज करते हैं वो लोग। दुनिया की एवरेज है 112 दिन की। डच उसके बाद आए, लास्ट थे। डच सबसे कम एक्सरसाइज करते हैं, 93 डेज ओनली। वेट लॉस वॉज द मेन। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? वेट कम करने के लिए। पर इससे क्या ओबेसिटी कम हुई? एक्चुअली में डच और इटालियन जो काफ़ी कम एक्सरसाइज करते हैं दुनिया में, उनका ओबेसिटी रेट बाकी दुनिया से 1/3 था। कम एक्सरसाइज करने वाले कम मोटे थे, एक्सरसाइज करने वाले बहुत मोटे हैं। कायदे से एक्सरसाइज कुछ खास काम नहीं कर रही थी लोगों के लिए। प्रॉब्लम वॉज एपरेंट इन द अमेरिकन NHANES डेटा एज वेल, नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डेटा अमेरिका के उसमें भी था। 2001 से 2011 तक फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा खासा इंक्रीज था। कुछ एरियाज जैसे केंटकी, वर्जियाना, फ्लोरिडा, इन सब में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एकदम से। पर यहाँ पे भी वही हुआ था। एक फैक्ट निकल के आया इन सारे डेटा में, फिजिकल एक्टिविटी चाहे बढ़े चाहे घटे, आप एक्सरसाइज करो या ना करो, ज़्यादा करो या कम करो, इसका ओबेसिटी या मोटापे से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं, ये डेटा कहता है। इंक्रीजिंग एक्सरसाइज बढ़ाने से मोटापा कम नहीं हुआ। सर्टेन स्टेट्स एक्सरसाइज मोर, कुछ स्टेट्स थे अमेरिका के जिनमें ज़्यादा एक्सरसाइज होती थी, कुछ स्टेट्स में एक्सरसाइज कम होती थी, पर फिर भी हर स्टेट में ओबेसिटी, मोटापा उसी रेट से बढ़ा। चाहे ज़्यादा एक्सरसाइज करो चाहे कम करो, मोटापा सेम वे में बढ़ रहा था। इज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी? क्या बच्चों में मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज काम करेगी? चलो बड़ों में नहीं कर रही दिख गया, बच्चों के लिए क्या डेटा है? एक जवाब है नो, एक्सरसाइज तब भी काम नहीं करेगी। 2013 में एक पेपर ने कंपेयर किया फिजिकल एक्टिविटी 3 साल से 5 साल के बच्चों तक के लिए। 3 साल से 5 साल के बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी नोट किया और उनका वजन नोट किया गया। उसके बाद कंक्लूजन ये निकला कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी। एक्सरसाइज करने से और मोटापे से आपस में कोई एक दूसरे का रिलेशन नहीं निकला। छोटे बच्चों में भी, 3 से 5 साल के बच्चों में भी। बेसिकली हुआ क्या था, गलत क्या हो रहा था, क्या गलत कर रहे थे हम लोग, कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? इतनी रिसर्चेज हो रही हैं पर सही क्यों नहीं हो रहा मोटापा? व्हाट वेंट रॉन्ग? इनहेरेंट टू, अब पुरानी थ्योरी जो थी, कैलोरी इन कैलोरी आउट जो थी, उसके हिसाब से तो ये था कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोटापे में। द आइडिया इज़ दैट वी यूज टू वॉक एवरीवेयर। अब वो आइडिया इस तरीके से हमारे दिमाग में घुस चुका था, हम लोग हर जगह चल के जाने लग गए थे। पर अब लोगों ने एक चीज़ और बोली, इन साइंटिस्ट ने बोला कि आप भले ही एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, पर पहले के टाइम पे लोग चल के जाते थे, अब लोग ड्राइव करके जाते हैं। अब हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण या ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो हमारे एफर्ट कम करते हैं। बटन दबाया, फ़ैन ऑन हो गया, ठीक है, आपको चल के नहीं जाना, कपड़े हाथ से नहीं धोने, वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं। इस वजह से एक्सरसाइज बढ़ रही है। अब उन्होंने क्या बोला, भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर आप घर में ज़्यादा आराम करने लग गए हो।
और वीडियो गेम खेलने लग गए हो, टीवी आ गया है, कंप्यूटर आ गया, इस वजह से आपका मोटे हो रहे हो। अब ये भी सुन के बड़ा सही लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं, हम लोग इसी वजह से मोटे हो रहे हैं, पर इसमें एक और गलत गड़बड़ है, क्योंकि ये भी सच नहीं है। इसका डेटा भी हम लोग मैं आगे आपको पढ़ के बताऊंगा। एक रिसर्चर हैं डॉक्टर हरमन पॉन्ट्जर, उन्होंने हंटर गैदरर सोसाइटी की और आज की सोसाइटी के लोगों की लाइफस्टाइल को कंपेयर किया। हंटर गैदरर मतलब जंगल में जानवर मारा, जानवर खाया, वहीं पे सो गए, पेड़ों पे सो गए, नोमैड्स, और आज के लोगों के बीच का डेटा कंपेयर करा। उन्होंने बताया कि एक ट्राइब है टंजानिया में जो कि रोज़ 15 से 20 माइल्स चलती है, जो कि नॉर्मल एक ऑफिस में काम करने वाले से ज़्यादा है। बिल्कुल। इन्होंने ये भी बताया, ही डिस्कसेस द सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इन न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स। हमें ये भी लगता है कि जो हंटर और गैदरर थे वो 15 से 20 माइल अगर चलते थे तो उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर या कैलोरी बर्न एक ऑफिस जाने वाले से ज़्यादा होगा। बट उन्होंने ये फैक्ट बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल जो छापा, वी फाउंड दैट डिस्पाइट ऑल दिस फिजिकल एक्टिविटी, इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी नंबर ऑफ कैलोरीज दैट हड्जा, वो ट्राइब जिसको उन्होंने स्टडी किया, कि जितनी कैलोरीज हड्जा ट्राइब ने एक दिन में बर्न करी, वो अडल्ट्स, आजकल के हमारे अडल्ट्स, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका के अडल्ट्स हों, उनकी डेली कैलोरी बर्न से कुछ खास फर्क नहीं है उसमें, लगभग सेम नंबर ऑफ कैलोरीज ही बर्न कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग जब दिन भर मेहनत करके चलते थे जंगल में, उसके बाद वो लोग सिर्फ सोते थे। हम लोग भले ही ऑफिस में बैठे हैं, पर हम लोग दिन में चलते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर हमें घर के काम करने होते हैं, सब्जी लेने जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बच्चों के साथ खेलना, कुछ भी। एवरेज में ये मिला कि लगभग सेम नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहे थे, कुछ खास फर्क नहीं था। इवन इफ वी कंपेयर रिलेटिवली रीसेंट एक्टिविटी रेट्स टू दोज ऑफ द 90, चलो इतनी पुराने की ट्राइब की बात ना करें, हम अभी रीसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, 1980s वालों की बात करते हैं। ओबेसिटी एपिडेमिक, मोटापा एक महामारी की तरह जब फैलने लगा, उससे पहले की बात करते हैं, तो ये भी पता लगा कि जो एक्टिविटी रेट है, मतलब लोग फिजिकली एक्टिव कितना रहते थे, ये अभी में और 1980s में भी कुछ खास फर्क नहीं रहा है। एक्चुअली में कुछ एक्टिविटी रेट गिरा ही नहीं है लोगों का। नॉर्थ यूरोपियन पॉपुलेशन, जो कि जिनका फिजिकल एक्टिविटी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया गया 1980 से 2000 तक, 20 साल का डेटा लिया उनका, सरप्राइजिंगली फाइंडिंग ये आई कि इफ़ एनीथिंग, कि दुनिया में सब कुछ काम करेगा, बट फिजिकल एक्टिविटी हैज़ एक्चुअली बेसिकली उन लोगों की लाइफ में एक ही चीज़ इंक्रीज़ हुई है, जो है फिजिकल एक्टिविटी। नॉर्दर्न यूरोपियन पॉपुलेशन में 1980 से 2000 तक फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी है और कुछ खास नहीं बढ़ा है। बट दिस स्टडीज ऑथर्स वेंट वन स्टेप फर्दर, दे कैलकुलेटेड द प्रिडिक्टेड एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर अ वाइल्ड मैमल विच इज़ प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय द बॉडी मास एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। इन लोगों ने एक जंगली जानवर का भी कैलोरिक बर्न आउट चेक किया कि एक दिन में कितनी कैलोरीज वो बर्न करेगा। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये कैलोरिक बर्न कितना होता है, ये अब किसी की BMI कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना वेट कैरी कर रहा है, सराउंडिंग्स कैसी, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। कंपेयर टू इट्स वाइल्ड मैमल कजन सच एज सीमिंगली विगरस कोगार, फॉक्स एंड कैरिबो, ये सब में उसने बेसिकली 2-3 जानवरों को भी आपस में कंपेयर कर लिया। एक्सरसाइज कुछ खास कम हुई नहीं है हंटर गैदरर टाइम से, ना ही 1980s से कुछ खास कम हुई है, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही रही है। फिर भी ओबेसिटी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल दैट डिक्रीज्ड एक्सरसाइज प्लेड एनी रोल इन कॉजिंग ओबेसिटी इन द फर्स्ट प्लेस। ये हम मान ही नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हम लोग मोटे हो रहे हैं। इफ लैक ऑफ एक्सरसाइज वॉज नॉट द कॉज ऑफ ओबेसिटी एपिडेमिक, एक्सरसाइज इज प्रॉबेबली नॉट गोइंग टू रिवर्स दिस। अगर एक्सरसाइज कम करने से हम लोग मोटे नहीं हुए, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हम लोग डेफिनेटली पतले भी नहीं होंगे। जब कम एक्सरसाइज करके मोटे ही नहीं हुए, तो एक्सरसाइज बढ़ाने से पतले क्यों हो जाएंगे? अब एक फंडा आता है कैलोरीज आउट। कितनी कैलोरीज हम लोग एक दिन में बर्न करते हैं, ये होता है हमारा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर सम होता है, टोटल एनर्जी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट प्लस थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड प्लस, ये हम लोग पहले भी चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस प्लस एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन प्लस एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें मिला के हमारे एक दिन का कैलोरिक बर्न कैलकुलेट करने के लिए काम आती हैं। अब इसमें की पॉइंट क्या है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इक्वल टू एक्सरसाइज ओनली।
सिर्फ एक्सरसाइज डिसाइड नहीं करेगी कि मैं कैलोरी कितनी बर्न कर रहा हूँ, और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सरसाइज, बट अब मेजॉरिटी क्या है, ज़्यादा कंटेंट, इतनी सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज हटा दे तो बाकी सारी चीज़ें हमारी बॉडी आप खुद से खास कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसलिए ये बोला जाता है कि हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारी सांस लेने में, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, हमारे हार्ट को धड़कने में हेल्प करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में काम आता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में काम आता है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग में काम आता है, किडनी फंक्शनिंग में काम आता है, ये सब मैटर करेगा, सिर्फ एक्सरसाइज मैटर नहीं करेगी। इनफैक्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए BMR किसी एक एवरेज मेल का 2500 कैलोरी पर डे का है और वो रोज 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से 45 मिनट्स तक चलता है, लगभग 104 कैलोरी उसने बर्न कर ली। या फिर अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लें तो ये कह सकते हैं कि वी विल नॉट इवन कंज्यूम, इन अदर वर्ड्स दैट विल नॉट इवन कंज्यूम 5% ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। 2400 कैलोरी उसकी डेली की बर्न आउट, बेसिकली 2400 कैलोरी का उसका BMR है, टोटल बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हम उसने 45 मिनट्स अच्छी स्पीड से वॉक भी कर ली तो भी वो सिर्फ 104 कैलोरी बर्न करेगा, जो कि 2400 का 5% भी नहीं है। बाकी नंबर ऑफ कैलोरीज जो बर्न कर रहे हैं हम लोग, 95% कैलोरीज जो बर्न कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है अब इन फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे, हमारे जेंडर पे। मेन में नेचुरली BMR थोड़ा हाई होता है, एज पे डिपेंड करता है, BMR एज के साथ घटता है, वेट पे डिपेंड करता है, BMR मसल मास के साथ बढ़ेगा, हाइट पे डिपेंड करता है, BMR इंक्रीजेज विद हाइट, ज़्यादा लंबे लोगों का BMR हाई होगा, डाइट पे डिपेंड करता है, ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग तो नहीं हो रही है, बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है या गर्म है, और साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हैं वो 95% आपकी कैलोरी बर्न को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स। खाना तो सिर्फ 5% है, और एक्सरसाइज तो सिर्फ 5% बर्न करती है, या फिर 5 भी नहीं। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस एक टर्म आई थी, वो क्या होती है वो समझ लेते हैं। इट इज़ द एनर्जी यूज्ड इन एक्टिविटी अदर देन स्लीपिंग। सोने के अलावा हम लोग दिन में जो भी काम कर रहे हैं वो होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब एक्सरसाइज ना करते टाइम भी अगर हम एक्टिव हैं तो हमारी बॉडी कितनी हीट रेडिएट कर रही है, जैसे खाना खाते टाइम, उसके बाद एक्सरसाइज करते टाइम, वॉक करते टाइम, गार्डनिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग, इन सब के टाइम पे। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड जो होता है दैट इज़ द एनर्जी यूज इन, खाना खाने पर खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा बॉडी जितनी एनर्जी यूज़ करेगी वो होता है हमारा, बेसिकली उसे बोलते हैं हम लोग थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। कुछ फूड जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ फूड जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, कुछ फूड्स हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। तो सबका एक्टिविटी, ये क्या बोलते हैं उसे, सबका थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड इज़ डिफरेंट। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड मील साइज पे भी डिपेंड करता है, मील की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है। कितना खा रहे हो, किस टाइप का खा रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, हर 2 घंटे में तो नहीं खा रहे, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये भी एक टर्म आई थी। ये क्या होती है? ये होती है वो एनर्जी जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है सेल्स के रिपेयर में, हमारे फ्यूल स्टोर्स के रिप्लेनिशमेंट में, और बाकी सारी रिकवरी एक्टिविटीज़ में जो कि एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अब हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेट करना, फिर भी हम लोग ये बोल देते हैं कि ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस एक्सरसाइज कर लो। ये सारी चीज़ें कैसे सेम रह सकती हैं? इसी वजह से कैलोरी वाला फंडा बिल्कुल गलत है। इसी वजह से टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के ऊपर रिलाय करना भी गलत है, वो कोई क्लियर पिक्चर नहीं देगा। इंक्रीजिंग कैलोरीज आउट बिकम्स इक्वेटेड विद एक्सरसाइज मोर। लोगों को लगता है ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो हम ज़्यादा कैलोरी बर्न कर लेंगे। गलत, आप सिर्फ 5% कैलोरी बर्न करोगे अपनी। 95% कैलोरीज आपके दिन भर की इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो अभी बताए। एक मेजर प्रॉब्लम है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट स्टेबल नहीं होता है। आपकी जो डाइट प्लान बनता है आजकल, वो क्या बोलते हैं, इतनी कैलोरी की डाइट ले लो, इतनी कैलोरी की, मान लो आपको 1500 कैलोरी की डाइट दे दी, आप कैसे उस डॉक्टर से या डाइटिशियन से पूछना कि 1500 कैलोरी की जो डाइट आपने दी है, क्या मैं रोज़ 1500 के आसपास ही बर्न कर रहा हूँ?
किसी दिन बारिश हो गई, किसी दिन एसी चला, किसी दिन लाइट चली गई, एसी नहीं चल रहा, गर्मी ज़्यादा है, स्वेटिंग ज़्यादा हो गई, उन सब का कौन हिसाब देगा? क्या मैं रोज़ सेम कर रहा हूँ? क्या मैं रोज़ सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ? क्या मेरी फिजिकल एक्टिविटी सेम है? संडे को मेरे को फैमिली के साथ मेला घूमने चला गया, या मेरे को मैं शॉपिंग पे चला गया, इन सब चीज़ों के बारे में क्या? हम लोग रोज़ सेम नंबर ऑफ़ कैलोरीज बर्न नहीं करते, ये एक फैक्ट है और हमें ये समझना पड़ेगा। इसीलिए सेम नंबर ऑफ़ कैलोरीज वाली डाइट भी सूटेबल नहीं होती। डिक्रीज कैलोरिक इनटेक, खाना कम करने पर हमने देखा था कि हमारा मेटाबॉलिक रेट लगभग 40% तक कम गिर सकता है, 50% तक भी गिर सकता है। इंक्रीज कैलोरिक इनटेक कैन इंक्रीज इट। अच्छा, खाना ज़्यादा खाओगे तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी शायद 50% तक बढ़ जाए। अब एक चीज़ आती है एक्सरसाइज और वेट लॉस का क्या रिलेशन है। कन्वेंशनली डाइट और एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब किया जाता था मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए, मोटापे के इलाज के लिए, और ये बोला जाता था कि दोनों करो, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। पर डाइट और एक्सरसाइज 50-50% पार्टनर नहीं है। अगर बेसिकली डाइट इज़ द बैटमैन एंड एक्सरसाइज इज़ द रॉबिन, ऐसा बोला जाता था कि दोनों एक साथ काम करेंगे। गलत। डाइट अपना 95% काम करती है और इसी वजह से उसको सारी अटेंशन मिलनी चाहिए। सो लॉजिकली इट वुड बी सेंसिबल टू फोकस ऑन डाइट। 95% चीज़ें हमारी डाइट से रिलेटेड है, एक्सरसाइज तो सिर्फ 5% कैलोरीज पे फ़र्क पड़ती है। तो हम लोग को डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइज हेल्दी है, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज करनी चाहिए डेफिनेटली, पर ज़रूरी है नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स हैं, मान गए हम लोग, पर फैट लॉस या वेट लॉस उनमें से एक फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज के कई सारे फ़ायदों में से वज़न कम करना एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं होता। एक्सरसाइज इज़ लाइक ब्रशिंग योर टीथ, इट इज़ गुड फॉर यू एंड शुड बी डन एवरी डे। पर उससे वेट कम करने की उम्मीद मत रखो। एक्सरसाइज करना ब्रश करने जैसा है, रोज़ करना चाहिए, पर उससे वज़न कम हो जाएगा ये उम्मीद मत रखो। एक्सरसाइज करो ताकि आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या एक्टिविटी में स्ट्रांग हो जाओ। स्विमिंग करो ताकि स्विमिंग अच्छी हो, रनिंग करो ताकि रनिंग में अच्छे हो, वेट लिफ्टिंग करो ताकि वेट लिफ्टिंग में अच्छे हो। इन सब से वज़न कम करने को का टारगेट मत रखो। एक बेसबॉल वाली एनालॉजी देखते हैं। बंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक बट अकाउंट्स फॉर ओनली 5% ऑफ द गेम। मेरे को बेसबॉल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, जिनको पता है डेफिनेटली दे मस्ट बी नोइंग अबाउट बंटिंग। तो इन्होंने बोला है कि बंटिंग शायद गेम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट गेम में सिर्फ 5% यूज़ होती है, बाकी 9% हिटिंग, पिचिंग और फील्डिंग पे डिपेंड करता है। इसी वजह से 50% ध्यान बंट पे 50% ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 95% ध्यान अपनी बाकी चीज़ों पे दो, हिटिंग, पिचिंग और फील्डिंग पे। और व्हाट इफ़ वी आर फेसिंग अ टेस्ट, मान लो एक टेस्ट है जिसमें 95% मैथ के मार्क्स मिलेंगे और 5% सिर्फ स्पेलिंग के मार्क्स मिलेंगे, तो क्या हमें 50% टाइम स्पेलिंग पे ध्यान, स्पेलिंग की पढ़ाई करने में देना चाहिए? जो आउट ऑफ सिलेबस है या जो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा या 95% पे ध्यान दूंगा? फैक्ट यह है कि एक्सरसाइज ऑलवेज प्रोड्यूसेस लेस वेट लॉस देन एक्सपेक्टेड, हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि एक्सरसाइज से जितनी उम्मीद की जाती थी उतना वजन कम नहीं हुआ है लोगों का। स्टडीज़ ने इनफैक्ट स्टडीज़ लास्टिंग मोर देन 25 वीक्स, 25 हफ्तों की स्टडी है। 25 हफ्ते मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 25 हफ्ते मतलब लगभग 6 महीने की स्टडी। उन लोगों ने ये बताया कि एक्चुअल वेट लॉस जो था उसका सिर्फ 30% कम हुआ है। किसी ने उम्मीद करी थी 10 केजी कम होएगा, तो उसका सिर्फ 3 केजी गया था 6 महीने में, सिर्फ एक्सरसाइज करने पे, बाकी कोई चीज़ नहीं की जिस इंसान ने। इनफैक्ट 10 में वन रीसेंट कंट्रोल स्टडी पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज्ड, एक नई स्टडी थी जिसमें लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को लगभग रोज हफ्ते में 5 दिन के लिए कर दिया। हर सेशन में 600 कैलोरी बर्न कर रहे थे। 10 महीने के बाद दोज हु एक्सरसाइज, जिन लोगों ने एक्सरसाइज करी थी उन लोगों ने 1 एक्स्ट्रा पाउंड मतलब 4.5 केजीज कम किया। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड तो ये था कि सिर्फ 16 केजी कम हो जाएगा। Over 10 months, those who exercised lost an extra 10 pounds, that is 4.5 kgs. However, the expected weight loss had been 35 pounds और 16 kgs। 16 kg का एक्सपेक्टेशन था कि 10 महीने में 16 kg तो चला ही जाएगा, पर गया कितना? सिर्फ 4.5 kg। मैनी अदर लॉन्ग टर्म रेंडमाइज, अब ये कंट्रोल्ड ट्रायल थे, मतलब जिनमें देखा जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं।
कुछ रैंडम ट्रायल भी होते हैं जिनमें लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनके पास फीडबैक लिया था आपने ये किया ये किया ये किया, अच्छा उससे ये हुआ, ओके फिर देखते हैं क्या हुआ। उनमें भी यही पता लगा कि वे एक्सरसाइज से वेट लॉस पे या तो कोई असर नहीं है या फिर बहुत थोड़ा सा असर पड़ता है। एक 2007 की रैंडमाइज स्टडी थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने एरोबिक्स किया था हफ्ते के 6 दिन। 1 साल के बाद ये पता लगा कि फीमेल्स ने अपना वज़न कम किया है सिर्फ 1.5 kg तक, और मेल लड़कों में सिर्फ 1.8 kg तक वज़न कम हुआ है। 1 साल में सिर्फ इतना कम वज़न एरोबिक्स से, क्यों? एक डैनिश रिसर्च टीम ने भी ट्रेन अ प्रीवियसली सेडेंटरी ग्रुप टू रन अ मैराथन। बेसिकली डैनिश रिसर्च टीम ने कुछ लोगों को उठाया जो कि बिल्कुल सुस्त लेजी लोग थे, उनको उठा के उनको ट्रेनिंग दी मैराथन भागने की। उस ट्रेनिंग की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मेल्स में, लड़कों में सिर्फ 2.3 kg का फैट कम हुआ था। एवरेज वेट लॉस फॉर वुमेन वाज 0, लड़कियों में कम ही नहीं हुआ था वजन। इसलिए हम लोग बोलते हैं बार बार कि जब एक्सरसाइज की बात आती है और वेट लॉस की बात आती है तो एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं है वज़न कम करने के लिए, एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं होगा। इन दीज केसेस इट वॉज ऑल्सो नोटेड दैट द बॉडी फैट परसेंटेज वॉज नॉट मच चेंज्ड। इससे ये भी इन केसेस में ये भी पता लगाया गया कि लोगों का जो फैट परसेंटेज है, मोटापा बिल्कुल कम नहीं हुआ। वुमेन्स हेल्थ स्टडी, द मोस्ट एम्बिशियस एंड एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव डाइट स्टडी एवर डन, ऑल्सो लुक्ड एट एक्सरसाइज। एक वुमेन्स हेल्थ स्टडी थी जो कि अब तक की सबसे महंगी स्टडी थी फीमेल्स के ऊपर। उसने भी ये चीज़ चेक करी कि एक्सरसाइज का क्या रोल है। 39,876 फीमेल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें से रिप्रेजेंटिंग हाई, मीडियम एंड लो लेवल्स ऑफ वीकली एक्सरसाइज। हाई मतलब रोज 1 घंटा एक्सरसाइज, मीडियम उससे कम, लो उससे भी कम एक्सरसाइज। 3 अलग अलग ग्रुप को 3 अलग अलग लेवल पे एक्सरसाइज कराई गई। किसी को बहुत ज़्यादा कराई, किसी को नॉर्मल कराई, किसी को काफ़ी कम कराई। 10 साल के बाद ये पता लगा कि जो एक ग्रुप सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करता था उनमें जो वज़न कम हुआ है वो बाकी ग्रुप से कुछ खास अलग है ही नहीं। इनफैक्ट 10 साल के बाद फीमेल्स के बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है। जितनी मोटी 10 साल पहले थी उतनी ही मोटी 10 साल के बाद हैं, क्योंकि डाइट में कोई चेंज नहीं किया था, सिर्फ एक्सरसाइज चेंज करी थी। इसका मतलब द मसल वॉज नॉट रिप्लेसिंग फैट। कोई मसल गेन नहीं हुआ, कोई फैट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, बस एक्टिविटी लेवल अच्छा हुआ, लोगों को स्टेमिना बढ़ा होगा डेफिनेटली। अब एक चीज़ आती है कंपनसेशन। हमारी बॉडी में खुद का एक टैलेंट होता है कंपनसेशन। बॉडी को कुछ भी अजीब लगेगा वो उस चीज़ को कंपनसेट कर देगी। कंपनसेशन के बारे में और देखते हैं। व्हाई डज एक्चुअल वेट लॉस फॉल सो फार बिलो प्रोजेक्टेड? जितना हम लोग सोचते हैं उससे इतना पीछे क्यों रह जाते हैं हम लोग अपने वजन कम करने में? कल्प्रिट क्या है? कल्प्रिट है हमारा एक फिनोमिना बॉडी का जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन, और इसके 2 मैकेनिज्म हैं। पहला है कि कैलोरिक इनटेक इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। इनफैक्ट पहला है कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग ज़्यादा खाने का मन करता है। इसका मतलब हम लोग एक्सरसाइज के बाद और ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल। अब पर उन लोगों ने ये क्या बोला था? दे डोंट कॉल इट वर्किंग अप एन एपेटाइट फॉर नथिंग। ओके, बेसिकली एक्सरसाइज करो ताकि कुछ खाने को मिले, ऐसा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि सबको पता है एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादा खाने का मन करेगा। अब प्रेस्पेक्टिव कोहरेट स्टडी, बेसिकली एक और स्टडी हुई थी। 538 स्टूडेंट थे, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के बाद ये माना गया था कि एनर्जी डेफिसिट हो जाएंगे, हम लोग कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। बट उन लोगों का जो एस्टिमेट था वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता था। देखो, जिन लोगों ने ये बोला कि कैलोरी कम करो, वर्कआउट एक्स्ट्रा कर दो, आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, ये किसी ने बस हाइपोथेसिस दिया था, रिसर्च नहीं हुई थी। अब इन बच्चों ने 538 स्टूडेंट्स ने खुद ये चीज़ हिट एंड ट्रायल और एस्टिमेट लगा के कैलकुलेट करके ये डिटेल स्टडी में बोला है कि एक्सरसाइज करने से कोई भी खास एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं हो रहा, हम लोग कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जब भी कोई बच्चा 1 घंटा एक्सरसाइज करता है तो वो हर 1 घंटे की एक्सरसाइज के बदले में 292 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा भी रहा है। नेचुरली खा रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है। कैलोरिक इनटेक एंड एक्सपेंडिचर आर इमीडिएटली रिलेटेड। जितना बर्न करने की कोशिश करोगे उतना ही और खाने का भी मन करेगा, नेचुरल है। इंक्रीजिंग वन विल इंक्रीज अनदर।
या फिर आप ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा बर्न करने की हिम्मत हो रहेगी आप में। दिस इज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स। गाड़ी में तेल डालोगे तभी चलेगी, या गाड़ी चलानी है तो तेल डालो, सिंपल। इंक्रीजिंग वन विल इंक्रीज दिस इज़ द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैटिस। बेसिकली हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैटिक स्टेट होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं बेस लाइन, मेरी बॉडी एक ही जगह पे रहना पसंद करती है, इसलिए हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है। कुछ भी आप अलग करोगे तो बॉडी उसको कंपनसेट करेगी किसी और चीज़ से। इधर से बर्न किया, उधर से फीड कर लिया। बॉडी ट्राइज टू मेंटेन, बॉडी हमेशा स्टेबल रहना चाहती है। कैलोरीज कम करने से कैलोरीज आउट भी कम होंगी, कैलोरीज बढ़ाओगे खाने में तो कैलोरी बर्न भी ज़्यादा होंगी, नेचुरल है। सेकंड मैकेनिज्म जो है कंपनसेशन का, हमारे कंपनसेशन का सेकंड मैकेनिज्म ये कहता है कि रिलेट्स टू अ रिडक्शन इन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी इफ़ यू एक्सर्ट। वो ये बोलता है कि अगर आप दिन भर एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ लेटे रहोगे, रेस्ट करोगे। हडजा ट्राइब, जिस ट्राइब की बात कर रहे थे कि वो लोग रोज़ 15 से 20 माइल चलते हैं, वो लोग, मैंने पहले ही कहा था, वो लोग 15 से 20 माइल चलते हैं तो वो दिन भर बाकी सिर्फ सोते हैं। नॉर्थ अमेरिकन्स जो कि पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो अपने आप को टाइम मिलते ही कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, या जिम चले जाते हैं, या जॉगिंग पे चले जाते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की सोचते हैं। ट्राइबल लोग बड़े मुश्किल से तो जंगल में ज़िंदा बच बुझ के अपनी गुफा तक पहुँचे, थक के आ रहे, उसके बाद वो सिर्फ सोते थे। इसी वजह से मैंने बोला फिजिकल एक्टिविटी में कैलोरीज बर्न कुछ खास चेंज नहीं हुई है इंसानों की। द प्रिंसिपल ऑल्सो होल्ड्स ट्रू इन चिल्ड्रन, ये चीज़ बच्चों में भी सच है। स्टूडेंट्स एज्ड 7 and 8, बेसिकली ये भी एक स्टडी हुई है कि 7 और 8 साल के कुछ बच्चों को फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में दी गई, ठीक है। इन स्कूल्स वर कंपेयर टू दोज हु डिड नॉट, जिन बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस दी जाती थी उनको उन बच्चों से कंपेयर किया गया जिनको कोई फिजिकल एजुकेशन की क्लास नहीं दी जाती थी। फिजिकल एजुकेशन ग्रुप को हर हफ्ते 9.2 आवर्स एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराई जाती थी स्कूल में, जबकि दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं कराया जाता था। तो फिजिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए, अब ये देखो फिजिकल एक्टिविटी कितनी हुई ये भी मेजर करने के लिए इन लोगों ने बॉडी में एक्सेलरोमीटर लगा दिया था, जस्ट टू ट्रैक। अब पर स्टडी जब हुई तो ये पता लगा कि दोनों में ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर जब उन लोगों ने बच्चों से पूछा तो पता लगा कि जो बच्चे स्कूल में एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे थे वो घर जाके सोते थे, जिनको स्कूल में एक्सरसाइज नहीं कराई जाती थी वो घर जाके खेलते थे। सिंपल सी बात है ना, बच्चा स्कूल में ही थक गया तो घर जाके सोएगा या रेस्ट करेगा, खेलने का मन नहीं करेगा। एंड सेम वे सुबह नहीं खेलने को मिला तो शाम को तो खेलेगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। इसी वजह से द नॉन फिजिकल एजुकेशन ग्रुप कंपनसेटेड बाय डूइंग मोर व्हेन दे गॉट होम। सिंपल, इन द एंड इट वाज अ वॉश। मतलब एंड में ये स्टडी ने बेसिकली सबकी आंखें, सबका दिमाग ब्रेन वॉश कर ही दिया कि एक्सरसाइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्सरसाइज एक जगह ज़्यादा करोगे दूसरी जगह कम कर लेगी बॉडी, इधर कम करोगे तो उधर से बढ़ा देगी। हर चीज़ कंपनसेशन पे चलती है हमारी बॉडी में। अब बुखार होता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी लड़ रही है। सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी कांपने लगती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन क्रिएट करके हीट जनरेट करना है। गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी स्वेट करती है। बॉडी हर चीज़ बैलेंस करेगी। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आप सोच भी नहीं सकते उतना स्मार्ट है, पर हम लोग उससे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तब से हम लोगों ने बहुत गड़बड़ करी है अपने उसमें। इन एडिशन द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज हैज़ अ नेचुरल अपर लिमिट। मान गए एक्सरसाइज से एक अपर लिमिट तो है। यू कैन नॉट मेक अप फॉर डाइटरी इंडिस्क्रिशंस बाई इंक्रीजिंग एक्सरसाइज। खाने में होने वाली गड़बड़ी को आप एक्सरसाइज करके बैलेंस नहीं कर सकते, पर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल हैं, पर उस खाने वाली गड़बड़ी को आप एक्सरसाइज करके नहीं बैलेंस कर सकते। इट इज़ अनदर फैक्ट। यू कैन नॉट आउट रन अ पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट घटिया है तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आप नहीं पतले होगे। मोर एक्सरसाइज, इनफैक्ट ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, याद रखना। थोड़ी अमाउंट में हो तो अच्छा है, पर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज इज सिंपली नॉट ऑल दैट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एक्सरसाइज मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थी, ना है, ना होगी। एंड इम्प्लीकेशंस आर इनॉर्मस। वास्ट सम्स ऑफ मनी। सरकार ने बहुत पैसा सर्च कर दिया स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन प्रमोट करने में, लेट्स मूव इनिशिएटिव लाने में, फिट इंडिया मूवमेंट लाने में, इम्प्रूव्ड एक्सेस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, प्लेग्राउंड बढ़ा दिए। अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों को पतले हो जाएंगे खेल के, ये मत बोलो। पर उन लोगों ने किया क्यों था? ये सोच के कि बच्चे मोटे नहीं होंगे, बल्कि उससे कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं। बच्चे तो आज भी उतने ही मोटे हो रहे हैं। इफ़ वी वांट टू रिड्यूस ओबेसिटी वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट मेक्स अस ओबीस।
फिर से वही बात आती है, अगर हमें ओबेसिटी का इलाज करना है तो हमें पहले इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि हमें मोटा कर क्या चीज़ रही है। अगर हम सारा पैसा, सारी रिसर्च, सारा टाइम, सारी मेंटल एनर्जी एक्सरसाइज के बारे में फोकस करने में लगा देंगे तो हमारे पास ना पैसा रहेगा, ना टाइम रहेगा, ना रिसोर्सेज रहेंगे इस चीज़ का पता लगाने में कि एक्चुअली में मोटापा हो क्यों रहा है और उसके सोल्यूशन क्या है। वी आर राइटिंग अ फाइनल एग्जामिनेशन कॉल्ड ओबेसिटी 101। एक एग्जाम्पल है, हम लोग लाइफ में बेसिकली एक एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि ओबेसिटी, क्योंकि अब अपने चरम सीमा पर है। डाइट जिसमें 95% इम्पैक्ट करता है, एक्सरसाइज सिर्फ 5% इम्पैक्ट करती है, फिर भी हम लोग 50% टाइम और एनर्जी एक्सरसाइज की रिसर्च में लगा देते हैं, ना कि ये एक्सरसाइज रिसर्च करने में लगा देते हैं कि हमारे खाने में हम क्या बदलाव करें कि हम मोटे ना हों। इसी वजह से ओबेसिटी के एग्ज़ाम में हम लोग हमेशा फेल, F ग्रेड लेकर आ रहे हैं। अब एक चीज़ आती है पोस्ट स्क्रिप्ट। पीटर एटिया ने फाइनली ये भी बोला कि ही वॉज अ लिटिल नॉट थिन, लॉन्च्ड अ डिटेल्ड सेल्फ इन्वेस्टिगेशन अबाउट द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्विमर थे जो कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस, दुनिया के कुछ दर्जन स्विमर्स में से एक हैं, वो इतने एलाइट लेवल के स्विमर हैं। तो उन्होंने साफ बोला कि मैं पतला कभी नहीं था। उन्होंने फिर अपना इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने फिर जो कन्वेंशनल न्यूट्रिशनल एडवाइस दी जाती थी, जो अमेरिकन गाइडलाइंस थी कार्बोहाइड्रेट खाने वाली, 60% कार्बोहाइड्रेट खाने वाली, उस एडवाइस से हट के खुद का एक रिसर्च स्टार्ट करी कि अब मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूँगा। उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने थोड़ा सा तो फैट लूज़ किया, ठीक है, द एक्सपीरियंस, और उन्हें हर बार ये लगता था कि इससे कैसे कम हो गया। द एक्सपीरियंस सो मूव्ड हिम दैट ही सेल्फलेसली डेडिकेटेड हिज करियर टू द माइंड फील्ड दैट इज ओबेसिटी रिसर्च। वो अपने खुद की सोच से जो उन्होंने करा, उसके बाद वो जो पतले हुए, उसके बाद वो इतना डिवोटेड हो गए इस फील्ड में कि उन्होंने ओबेसिटी रिसर्च के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। अब उन्होंने साथ ही साथ ये चीज़ कैसे करी, कितना करा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि ओवर फीडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें पेट भर के खाना चाहिए या हमें पेट ठूस के खाना चाहिए। छोटे बच्चों में हम लोग ओवर फीडिंग कराते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको चम्मच घुमाएंगे, उसके बाद चम्मच घुमाने के बाद उसको फटाफट मम्मी ठूस देंगे खाना। मतलब क्यों इतने बच्चे को ऐसा क्यों खाना खिलाना ज़बरदस्ती? बच्चा खा लेगा, बच्चे शर्माते नहीं हैं। देखो, बच्चों को जितना खाना होता है वो खा लेंगे, दे आर वेरी स्मार्ट। इनफैक्ट बच्चों को जब भी खाना खाना हो, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि उनके सामने राइट ऑप्शन अवेलेबल रखो, बस। उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। आगे अगला चैप्टर जो है दैट इज़ चैप्टर 5, वो है ओवर फीडिंग पर। ओवर फीडिंग क्यों गलत है, क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, ओवर फीडिंग हम लोग करते क्यों हैं, हमारी बॉडी हमें सिग्नल क्यों नहीं दे पाती टाइम पे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दोज डिले, पिछले 2-3 दिन में वीडियोस नहीं आई थी। दैट वाज बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल समहाउ बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। सो आगे से नहीं होगा, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर अगेन। एंड थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड।